Welcome to Dr. Raj Purohit's Law Learning Lessons. Dear students, I am Dr. M.S. Raj Purohit, Principal, Government PG Law College, Pali. Today we shall discuss the essentials of contract. As per section 10, all agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. Nothing herein contained shall affect any law in force in India and hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents. मतलब हर वह करार संविदा है अगर वह फ्री कंसेंट पक्षकारों के फ्री कंसेंट्स के द्वारा और सक्षम पक्षकारों के द्वारा और विधिपूर्ण प्रतिफल के साथ में और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ में अगर किया जाता है, और जिसको कि विधि के द्वारा किसी प्रकार से शून्य घोषित नहीं किया गया है, और उसके अंदर अगर मान लो विधि ने अगर ये कुछ आवश्यकताएं अंदर डाल रखी है कि उसके साथ में विटनेसेज होंगे या रजिस्ट्रेशन होगा या लिखित में होगा, वो सारी बातें अगर उसको उनको ध्यान में रखते हुए अगर की गई है तो वह एग्रीमेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि चूंकि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो अब हम अगर इसके बारे में इसके आवश्यक तत्वों के बारे में बात करें, व्हाट शैल बी द एसेंशियल्स फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन सबसे पहले तो होना चाहिए उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, करार होना चाहिए। वह एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। उसके साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। उसके अलावा जो पक्षकार उस करार को संविदा को कर रहे हैं या करार को कर रहे हैं, वो पक्षकार जो है सक्षम होना चाहिए। देयर मस्ट बी कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। देन जो पक्षकार करार को कर रहा है, संविदा को कर रहा है, उसको सहमति जो है, सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए फ्री कंसेंट के साथ। उसका ऑब्जेक्ट भी संविदा का जो है दैट शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, और वह दैट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ। अगर ये सारी बातें अगर आती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है इट शुड बी ए लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एनफोर्स एग्रीमेंट जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात हुई? अगर सेक्शन 10 और सेक्शन 2H को साथ में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इज देयर मस्ट बी प्रपोजल, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन एज वेल एज। सो कंसिडरेशन के बारे में जो है सेक्शन 25 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद दे रखे हैं। तो सेक्शन 25 में भी 3 अपवाद हैं। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं? कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो पहला अपवाद तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखित में है, इफ इट इज रिटन, रजिस्टर्ड एंड बिटवीन नियर रिलेशंस, इफ इट इज रिटन, रजिस्टर्ड एंड बिटवीन नियर रिलेशंस, अगर वो लिखित में किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है और नजदीक के रिश्तेदारों के साथ में किया गया है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए? नजदीक के रिश्तेदारों के लिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण से जो पार्टीज हैं उनके बीच में वो करार किया गया, जैसे पिता पुत्र को करता है या पुत्री को करता है या पति पत्नी आपस में करते हैं, तो नियर रिलेटिव्स के अंदर करें और नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण से करें, तो वो अगर कंसिडरेशन बीच में नहीं भी है तो वो करार सेक्शन 25 के कारण से शून्य नहीं होगा। ये उसका एक एक्सेप्शन में से। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि इट इज प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर समथिंग डन। अगर किसने कोई वचन दिया है, कोई पहले किसी से कोई काम करा लिया कि उसके बदले में अगर उसने उसको
करार करके कुछ चीज़ के बारे में संविदा कर ली गई है और उस समय कंसिडरेशन नहीं है, तो पहला किया हुआ कार्य कंसिडरेशन मान लिया जाता है और इस कारण से उसको करार इस कारण से शून्य नहीं होगा। और तीसरा जो है वो ये कहता है कि अगर प्रॉमिस जो है, अगर वचन इस तरह का है जो लिखित में है, रिटन है और साइंड है, किस कारण से, और इस बाबत कहता है कि उसने कोई पहले से कोई ऋण ले रखा है व्यक्ति ने, और ऋण जो है वो लिमिटेशन लॉ के कारण से टाइम बार्ड हो गया है। मतलब लिमिटेशन लॉ ये कहता है कि वैसे अगर किसी ने मान लो जैसे प्रोनोट लिखा है और उस प्रोनोट को जो है एग्जीक्यूट नहीं किया तो जिसके पक्ष में प्रोनोट लिखा है वो व्यक्ति उसके ऊपर सिविल सूट करके उस प्रोनोट से की राशि वसूल कर सकता है। लेकिन अगर लिमिटेशन लॉ इसके बारे में यह कहता है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर अगर वो वाद करता है तो ही वो उस प्रोनोट को राशि को वसूल कर सकता है, लेकिन उस समय सीमा के पश्चात अगर वो उसके अंदर उसके खिलाफ दावा करना चाहे तो लिमिटेशन एक्ट उसको रोकता है। जैसे 3 साल की म्याद है तो 3 साल के बाद में वो सूट करके उसको वसूल नहीं कर सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि लिमिटेशन लॉ जो है वो राइट को ख़त्म नहीं करता है, रेमेडी को ख़त्म करता है, मतलब उसके उपचार को ख़त्म करता है, उसका अधिकार को ख़त्म नहीं करता। तो अधिकार चूंकि जीवित रहता है तो उस अधिकार के बदले में अगर वो टाइम बार्ड डेट जो है, समय निकलने के बाद वाला जो कोई ऋण की राशि है उस समय राशि टाइम बार डेट के अगेंस्ट में अगर वो कोई भी अगर करार करके और एग्रीमेंट कर लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो एग्रीमेंट अगर एक्सेप्ट उसके अंदर कंसिडरेशन ना भी है तो भी वो शून्य नहीं होगा, वो वैध होगा। दूसरा जो है सेक्शन 125 के अंदर अंडर सेक्शन 185, इफ देयर इज ए क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, अगर एजेंसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है 185 में तो उसके अंदर भी आपको आवश्यकता नहीं है अभी कर्ता की बारे में जो करार किया जाता है। और तीसरा टाइप का जो है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, ये अपने भारत में लागू नहीं है लेकिन लंदन में यूके के अंदर जो कानून लागू होता है उसके इंग्लिश लॉ के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील के अंदर भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो और लॉफुल कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं, सेक्शन 23 इसके बारे में विस्तार से वर्णन करता है कि इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ इट डिफीट्स एनी लॉ नेचुरल विच डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ द नेचर इज ऑफ दैट काइंड के वह उसके किसी कानून के किसी प्रावधान को खत्म करता है, उसको बाईपास करता है। अब इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर धोखे से किया जाता है, इफ इट इज इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर किसी की संपत्ति और शरीर को क्षति पहुंचाने के लिए, जैसे किसी से ठेका दे दिया कि आप इसके मकान खाली करवा के दीजिए या इसका मकान को तोड़ के लाएगा, तेरे को इतने पैसे दूंगा, इस तरह करार करता है, सुपारी देता है, या जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो हैं उसके बारे में बात करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जी चूंकि वो इट इज इंजूरियस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी है तो वो करार शून्य होगा। इफ इट इज इमोरल, अगर वो नैतिकता के विपरीत अगर कोई ये करार करेगा, मेरे करार करते हैं जिसके बदले में मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा और तुमको वैश्यावृत्ति करनी पड़ेगी, तो ये इमोरल हो गया। इमोरल होने के कारण से अगर कोर्ट उसको इमोरल कंसिडर करती है तो भी उसको शून्य होगा वो करार। या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अगर कोर्ट उसको ये मानती है कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के विपरीत है तो भी लोक नीति के विपरीत होने के कारण से वो करार जो है लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होने के कारण से भी करार शून्य हो जाएगा। फिर पार्टी का सक्षम होना, सक्षम पार्टी के लिए सेक्शन 11 और 12 इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो ये कहता है कि व्यक्ति जो है माइनर अगर है तो माइनर के द्वारा किया गया करार शून्य होगा। तो माइनर के द्वारा किया गया करार शून्य के अंदर मौरी बीवी से धर्मोदास घोष का बहुत बड़ा केस है जिसके अंदर माइनर के द्वारा किया गया करार था और उसके अंदर कोर्ट ने यह कहा कि माइनर के द्वारा किया गया करार इट इज वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य होगा। तो वो मेजर होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। वयस्कता के लिए वयस्कता अधिनियम जो है भारतीय वयस्कता अधिनियम के तहत वयस्क उसको माना जाता है जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है तो वो वयस्क होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति के लिए अगर कोई कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट कर रखा है, संरक्षक अगर नियुक्त कर रखा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति अगर 21 वर्ष की उम्र पूरी करता है तभी वयस्क माना जाएगा। तो अगर गार्जियन अपॉइंटेड है तब तो 21 वर्ष, और गार्जियन अपॉइंटेड नहीं है तो 18 वर्ष के अंदर व्यक्ति वयस्क माना जाएगा। और वयस्क होने के पश्चात अगर वो करार करता है तो वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा। अवयस्कता की स्थिति में किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होगा।
व्यक्ति स्वस्थ चित्त होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए उसका। स्वस्थ चित्त अगर नहीं है तो उसके द्वारा किया गया करार भी शून्य होगा। और वह किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर किसी कानून में ये कह दिया कि यह व्यक्ति करार करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाई एनी लॉ है तो भी सक्षम नहीं माना जाएगा। कंसेंट भी उस करार करने के लिए कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट कब कब नहीं होगी उसके बारे में सेक्शन 13 कंसेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 14 जो है वो फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है, और फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो है वो कब कब फ्री कंसेंट नहीं होगी इसके बारे में बात करते हैं। जिसके अंदर इफ इट इज अंडर कोयर्सन के अंदर अगर मान लो है, अगर अनुचित दबाव के अंदर है, उत्पीड़न के द्वारा अगर दिया गया है, तो वो कोयर्सन के द्वारा दिया गया संविदा जो है वो भी ये जितने भी फ्री कंसेंट से अगर नहीं किया गया है तो ये संविदाएं शून्य करनी होती है, शून्य नहीं होती है। जब भी वो दबाव अगर उसको पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो वो शून्य करनी से वापस वैध हो जाती है। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर है किसी के ऊपर जो है किसी का अनुचित प्रभाव के कारण से जो है वो अगर किया जाता है तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर फ्रॉड के द्वारा किया गया है तब भी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। अगर उसको मिस रिप्रेजेंटेशन किसी बात के बारे में बता के और उससे अगर मान लो करार करवाया गया, ऐसी स्थिति में भी वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और मिस्टेक के द्वारा अगर किसी मिस्टेक से है अगर, तो भी उसमें दो तरह की परिस्थितियाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जो भी परिस्थिति आती है तो 20, 21, 22 इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर मिस्टेक के कारण से भी है तो भी वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। तो अगर फ्री कंसेंट भी होना उसमें आवश्यक है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो करार शून्य करनी हो जाएंगे। एग्रीमेंट जो है वह लॉफुल होना चाहिए। तो लॉफुल एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल है तो अब लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है, वॉइड है तो भी वो शून्य माने जाएंगे। तो सेक्शन 25 से 30 इसके बारे में चर्चा करता है। चॉइस कहता है कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड जो है जिसके अंदर एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन इन मैरिज, अगर विवाह को रोकने के बारे में करार है तो भी वो शून्य होगा। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर व्यापार को रोकने के बारे में कोई करार है कि भाई आप ये व्यापार नहीं करेंगे या तो आप या फला तब तक शादी नहीं करेंगे, तो ये शून्य होंगे करार। एग्रीमेंट रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी से आप ये कहें कि साहब आप मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं करेंगे, मैं कुछ भी कर लूँ तो भी ये करार लीगल प्रोसीडिंग रोकने के बारे में होने के कारण से सेक्शन 28 के अंदर शून्य होगा। इसी तरह से एग्रीमेंट फॉर अनसर्टेनिटी का अगर एग्रीमेंट है तो भी नहीं होगा। मान लो ये कि अगर रात दोपहर को 2 बजे तक अगर बरसात होगी तो या मान लो ये कि मैं मेरा जोधपुर वाला मकान या जयपुर वाला मकान आपको बेचना चाहता हूँ, तो इसमें चूंकि जोधपुर का है जयपुर का, ये अनसर्टेनिटी है, तो ऐसी स्थिति में अनसर्टेनिटी वाला करार शून्य होंगे। अगर मान लो कोई संविदा ऐसी है जो वेगरिंग की संविदा है, जैसे जिसमें जुए की बात आती है, तो भी वो करार शून्य होंगे। जो दीज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा इनको शून्य बता दिया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द essential elements for a valid contract.